नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। पहले जानते हैं आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस। फिलीपींस अब भारत से ब्रह्मोस की 9 एंटीशिप बैटरीज खरीदने वाला है। भारत ने कर्नाटक के चलकेरे में रूस निर्मित वॉर्निश रडार को डिप्लॉय किया है। इटली अब अपने यूरोड्रोन प्रोग्राम में भारत को शामिल करने वाला है। भारत, रशिया और इंडोनेशिया ने $450 मिलियन के ब्रह्मोस सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों ने इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑर्का फाइटर जेट के विकास के लिए पूरा भरोसा जताया। इंडियन एयरफोर्स ने TU-160 बमवर्षक को लेकर एक बड़ी बात बोली है। तो मलेशिया अपने तटरक्षक बल के लिए भारत से 6 डोनियर 228 MPA खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है। बढ़ते बड़े अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत ने अब पाकिस्तान और चाइना से किसी भी तरीके के खतरों का मुकाबला करने के लिए आखिरकार रशियन निर्मित वॉर्निश रडार को डिप्लॉय कर दिया है, जिसे कि भारत के कर्नाटक के चलकेरे में DRDO के परिसर में लगाया। दरअसल ये एक ओवर द होराइजन रडार सिस्टम है जिसकी 6000 किलोमीटर की रेंज है। वॉर्निश रडार सिस्टम दोस्तों, ये केवल एक साधारण रडार नहीं है, बल्कि ये भारत का एक स्ट्रैटेजिक एसेट भी है, जो कि पाकिस्तान के पूरे इलाके को स्कैन करने और चाइना के क्षेत्र में गहराई तक घुसने में सक्षम है। इस रडार की लंबी दूरी की जो क्षमताएं हैं वो बैलिस्टिक मिसाइलें, स्टेल्थ फाइटर जेट्स और अन्य कई हवाई खतरों का बहुत जल्द ही पता लगा लेती हैं, जिससे कि भारत को किसी भी तरीके की सुरक्षा चुनौतियों की निगरानी और जवाब देने में महत्वपूर्ण समय मिल जाएगा और इससे भारत को एक टैक्टिकल फायदा भी होगा। दरअसल ये रडार विभिन्न बैंड्स पर काम करता है, जिसमें कि ये विभिन्न पहचान भूमिकाओं के लिए वर्सेटाइल बन जाता है। एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ये ट्रैक कर सकता है। ये रडार सिस्टम विशाल क्षेत्रों पर रियल टाइम की निगरानी प्रदान कर सकता है, जो कि भारत के मिसाइल वार्निंग और एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखेंगे। इस रडार के डिप्लॉय हो जाने के बाद अब भारत एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस शील्ड तैयार करेगा, जिससे कि भारत को एक सीधा मिलिट्री एडवांटेजेस मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज और जानने वाली है कि रशिया के साथ भारत ने इस रडार के लिए जो समझौता किया है, उसमें यह भी कहा गया है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो स्थानीय रूप से देश में बनेंगे, जिसमें कि भारत के स्टार्टअप सहित 50 से अधिक जो भारतीय इंडस्ट्रीज हैं इस रडार सिस्टम के 60% प्रोडक्शन में अपना हिस्सा ले रही हैं। और ये मेक इन इंडिया पहल को भी प्रदर्शित करता है। भारत ने कदम इसलिए उठाया है क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों की बढ़ती हुई मिसाइल क्षमताओं के बारे में जान चुका है, इसलिए भारत इनके खिलाफ एक व्यापक रणनीति बना रहा है और उसी का एक उदाहरण है रशिया द्वारा निर्मित ये शक्तिशाली रडार को स्थापित किया जाना। दोस्तों, इटली अपने यूरोड्रोन प्रोग्राम में भारत को शामिल करने की योजना बना रहा है और भारत के साथ वो लगातार इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बात भी कर रहा है। हालांकि ये जो यूरोड्रोन प्रोग्राम है वो केवल इटली का ही नहीं है, बल्कि ये एक कोलैबोरेटिव यूरोपियन इनिशिएटिव है, जिसमें कि जर्मनी, फ्रांस और स्पेन भी शामिल है। और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरबोर्न सिस्टम को तैयार करना, जिसका नाम यूरोड्रोन होगा। और इसका इस्तेमाल दोस्तों इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टारगेट एक्विजिशन के लिए किया जाएगा, यानी कि ये ISTAR मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इस प्रोग्राम के पीछे दोस्तों यूरोपीय देशों का एक और बड़ा, आप ये समझिए कि स्वार्थ भी है कि वो अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता को नहीं रखना चाहते। इसलिए यूरोप की जो टॉप डिफेंस कंपनियां हैं वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ चुकी हैं, ताकि यूरोपीय देश बिना किसी के रोक टोक के खुले रूप से अपनी ऑपरेशनल क्षमताएं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए यूरोड्रोन प्रोग्राम में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को शामिल किया जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इतना है कि अगर भारत इस प्रोग्राम में शामिल होता है तो इससे भारत के बढ़ते हुए एरोस्पेस और जो रक्षा क्षेत्र है उसे एक बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि भारतीय कंपनियां इनके साथ अगर काम करती है तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भारत के पास भी आएगी, जिससे कि भारत अपने खुद के भी प्रोग्राम्स डेवलप कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। आखिरकार भारत, रशिया और इंडोनेशिया ने इंडोनेशियाई आर्म फोर्सेस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों की सप्लाई के लिए अब अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। और इस डील के लिए बातचीत लगभग 7 सालों से चल रही थी, जिसमें कि भारत, इंडोनेशिया और रशिया के बीच कई जटिल चर्चाएं भी शामिल रही हैं। आपको बता दें कि इन हथियारों के एक्सपोर्ट के लिए रूस की सरकारी संगठन रोसबोरोनेक्सपोर्ट ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, यानी कि इस डील को मजबूत करने के लिए उनका एक बड़ा योगदान है। इस सौदे का कुल मूल्य $450 मिलियन हो सकता है और ये समझौता इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइलों का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी बना देगा। कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इस सौदे पर साइन किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें बता रही हैं कि भारतीय वायुसेना TU-160 जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है उसे लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। रीजन साफ है कि इंडियन एयरफोर्स को पता है कि ये जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा होगी और साथ ही भारत के पास इसके लिए एक सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। भले ही ये जो TU-160 है वो $163 मिलियन पर यूनिट का आता हो, लेकिन इसमें मेंटेनेंस, ऑपरेशन और जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कॉस्ट है वो अलग से होगी, जिसके लिए भारत को बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। यही दोस्तों, इसके लिए भारत को बड़े हैंगर्स और जो एक्सटेंडेड रनवेज हैं वो तैयार करने होंगे
और ये हमारे बजट से फिर बाहर चला जाएगा। इसीलिए अब कोई भी आपको ये बोले कि भारत रशिया से Tu-160 खरीदने वाला है, तो फिलहाल के लिए तो इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए मना कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल अस्त्र मार्क 2 के लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो चुके हैं और अब इसके रेगुलर ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि इसके आईसा सीकर का वैलिडेशन टेस्ट किया जा रहा है एरियल टारगेट्स के खिलाफ, वो भी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही ऑपरेशन रेंज में। और अस्त्र मार्क 2 का जो फुल रेंज टेस्ट है वो 2025 में किया जाएगा। उसके बाद इसके पूरे जो ट्रायल्स हैं वो 2026 तक हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि इसके बाद इसके बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को टेडबीएफ प्रोग्राम के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू के लिए मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक और ऑफर यहां पर रखा है, जिसमें कि ये कहा गया है कि टेडबीएफ जो कि 26 टन का है, इसी के आधार पर हम भारतीय वायुसेना के लिए 24 टन का एक मॉडिफाइड वर्जन तैयार कर सकते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण भी होगा। यानी टेडबीएफ को भारतीय वायुसेना के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे कि इसके फोल्डिंग विंग्स और जो हैवी ड्यूटी अंडर कैरेज और जो लैंडिंग गियर है उन्हें हटाकर, और इस मॉडिफिकेशन में सिर्फ 2 सालों का वक्त लगेगा। और आपको बता दें कि बिना विंग फोल्डिंग से इंडियन एयरफोर्स वाले वेरिएंट को ज्यादा हार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें कि वो अतिरिक्त हथियार कैरी कर सकता है लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ। यहाँ पर दोस्तों भले ही एडीए का ये विचार काफी अच्छा है, लेकिन पहले तो आप टेडबीएफ प्रोग्राम को पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये तो ध्यान भटकाने वाली बात हो रही है। हम डेफिनेटली चाहते हैं कि भाई इंडियन एयरफोर्स की जरूरतें पूरी हो, लेकिन जब तक आपका टेडबीएफ तैयार नहीं हो जाता तब तक आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप और का, जैसे कि पहले भारतीय वायुसेना मना कर चुकी है, उसी को ही आप एक इनडायरेक्ट रूप में पेश करने की बात कर रहे हो। यानी कि आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट उठाते रहो, लेकिन जमीनी हकीकत से तो आप सभी वाकिफ हो। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फिलीपींस अब अपनी सेना के लिए 9 ब्रह्मोस एंटी शिप बैटरीज को हासिल करने की योजना बना रहा है। फिलीपींस अब अपनी एंटी शिप क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो ब्रह्मोस के एंटी शिप वेरिएंट को खरीदने वाला है। मतलब साफ है कि फिलीपींस अब चाइना का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कि चाइना की नौसेना ने भारतीय युद्धपोत का पीछा किया है। आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल का जो ये पोत था वो जापान से सद्भावना यात्रा के बाद अपने देश वापस लौट रहा था। जब भारतीय तटरक्षक पोत चीनी सागर में विवादित इलाके से गुजरा, तो तभी चाइना के तटरक्षक बल के पोत भारत के तटरक्षक पोत का पीछा करने लग गए। और ये घटना दोस्तों ऐसे वक्त पर हुई है जब चाइना दक्षिण चीनी सागर में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। इससे आप ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ी आक्रामक गतिविधियां हैं चाइना की, यानी कि किसी को भी वो इस एरिया में एंटर नहीं करने दे रहा है। और चाइना के जो कोस्ट गार्ड हैं उनकी ताकत काफी ज्यादा भी है। चाइना के तटरक्षक बलों के पास 1275 से अधिक, यानी कि 1275 से अधिक युद्धपोत हैं, और ये पोत ऐसे हैं जो कि नौसेना के जो जंगी पोत होते हैं उनसे भी ताकतवर। चाइना इस तरीके के जहाजों का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के जो जल क्षेत्र है उसमें जबरन घुसपैठ करने के लिए करता है, जैसे कि वो फिलीपींस के साथ करता रहता है। और ये वजह है कि फिलीपींस अब भारत से 9 अतिरिक्त ब्रह्मोस बैटरियां खरीदने की योजना बना चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को और ज्यादा मॉडर्नाइज करने वाला है। दरअसल वो अब अपने F7MB फ्लीट को बदलने जा रहा है, जिसके लिए वो चाइना से JF-17 या फिर J-10C फाइटर जेट्स खरीद सकता है, जिसके लिए बांग्लादेशी एयरफोर्स ने एक समिति का भी गठन किया है। हालांकि कितनी संख्या में बांग्लादेश इन फाइटर जेट्स को खरीदेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि शायद ये संख्या सीमित हो सकती है। दोस्तों, भारत की लोटस एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने इजराइल की स्टेडीकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक साझेदारी शुरू की, और ये सहयोग भारत में रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिनेरियो में काफी क्रांति लाएगा, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उन्हें एक अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करेगा। और ये जो साझेदारी है वो एक टैक्टिकल RUAV पर है, जिसका स्थानीय उत्पादन भारत में किया जाएगा। इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्निशंस यानी कि I-STAR मिशन के लिए किया जाएगा। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।